नमस्कार मित्रों, ज्योतिष शिक्षा के इस भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस समय आप सब लोग विवाह के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जीवन में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम में यदि व्यक्ति सुखी है तो जीवन में सारे सुख अच्छे हैं, और यदि गृहस्थ आश्रम में ही सुख नहीं है तो फिर इस संसार में स्वर्ग और नरक की जो कल्पना की गई है वह गृहस्थ आश्रम से ही की गई है। यदि गृहस्थ आश्रम सुखी है तो उसके समान स्वर्ग में भी सुख नहीं है। लेकिन यदि गृहस्थ आश्रम में दुख है तो नरकस्य किम प्रयोजनम, फिर नरक का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए एक मांगलिक श्लोक के साथ आज का यह जो विषय है इसको आरंभ करते हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रिवग स्मरामि। कहते हैं कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, वह लग्न, वह दिन, वह नक्षत्र, वह घड़ी, वह समय सब शुभ है। कब शुभ है? जब भगवान नारायण के नाम का स्मरण करके कोई कार्य किया जाए तो उसमें शुभता आ जाती है प्रत्येक कार्य में। इसीलिए हर मांगलिक कार्य में पहले भगवान का स्मरण करो, गुरु जी का स्मरण करो, सरस्वती जी का स्मरण करो और गणपति देवता का पूजन करके कार्य आरंभ करो। कार्य निश्चित रूप से अच्छे से संपन्न होता है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रत्येक कार्य में स्वस्ति वाचन का पाठ कहा गया है। स्वस्ति माने कल्याण, वाचन मीन्स पाठ। तो ऐसा हमको अपने हृदय में धारण करते हुए प्रत्येक बात को, प्रत्येक कार्य को करने के पूर्व भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आज गंगा दशहरा है। निश्चित रूप से आज भगवती गंगा का प्राकट उत्सव है। भगवती गंगा का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि आज के दिन जो मनुष्य अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के माँ भगवती गंगा की शरण में जाकर उनको दंड प्रणाम करते हैं और इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करके और भगवती गंगा में 5, 7, 11, 9 डुबकी लगाते हैं और इसके बाद अपने पितरों को, सूर्य भगवान को जल देते हैं। ऐसा गंगा स्नान करने से भगवती गंगा बहुत प्रसन्न होती हैं। इसीलिए उनको कहा गया है कि तरण तारिणी और पाप हारिणी, समस्त पापों को नष्ट कर देती हैं। क्योंकि हमारे जीवन में गृहस्थ आश्रम में हर क्षण पाप होते ही रहते हैं। हम उनकी गणना करें तो गिन नहीं सकते हैं। इसलिए नित्य कर्म के पश्चात यदि आज आपने भी गंगा स्नान किया, नहीं किया तो अपने घर के जल के पात्र में ज्यों ही भगवती गंगा का ध्यान करके मंत्र पढ़ेंगे, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आवाहन मुद्रा से, आवाहन मुद्रा क्या है? इस उंगली को यदि हम जल की तरफ करके इस मंत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से भगवती गंगा उस जल में आ जाती हैं और उसी जल से स्नान करके हम अपने आप को गंगा स्नान के समान पवित्र मानते हैं। आज ये गंगा दशहरा पर आपके लिए यह एक सुंदर अवसर था कि गंगा स्नान करें। अब अपने विषय पर आते हैं। दाम्पत्य जीवन, विवाह जीवन का सबसे प्रमुख अंग विवाह है और इस पर हम पिछले 3 वीडियो दे चुके हैं। पर विषय इतना बड़ा है, कितना भी सूक्ष्म करो पर कोई न कोई विषय छूट ही जाता है। तो इसलिए एक वीडियो यह जो बनाने जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसमें आपको पूरा विवाह से संबंधित विषय आपको मिल जाए। ऐसी हमारी
जो है भावना है कि बहुत विस्तार भी ना हो और आप लोगों के समझ में भी आ जाए, क्योंकि शादी विवाह का निर्णय प्रत्येक माता पिता के लिए करना बड़ा कठिन है। तो आज हम आपको बिल्कुल 4-5 सूत्रों में सरल विधि से आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि यदि अच्छे पुरोहित, अच्छे ब्राह्मण, अच्छे गुरु नहीं मिल पाते हैं जो जन्म कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कर सके, तो उन 5 चीज़ों का यदि आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वयं निर्णय ले सकेंगे कि हमको ये विवाह करना है या नहीं करना है। अब हम सबसे पहले गुणों पर चर्चा करते हैं, वर्ण पर चर्चा करते हैं, क्योंकि वर्ण विचार में वर्ण का एक गुण हमको मिलता है। तो उसमें क्या है कि कर्क, वृश्चिक, मीन और ये ब्राह्मण वर्ण की राशियाँ हैं। तो इनको हमको वर्ण में देखना है। कहते हैं कि वर्ण दोषस्य क्षत्रियः, यदि क्षत्रिय वर्ण का के लड़की लड़का हैं तो उसमें वर्ण दोष नहीं होना चाहिए। इसलिए मेघ, सिंह, धनु ये क्षत्रिय वर्ण हैं, वृष, कन्या और मकर ये वैश्य वर्ण हैं, मिथुन और तुला और धनु ये शूद्र वर्ण हैं, मिथुन, तुला और कुंभ ये शूद्र वर्ण हैं। तो वर्ग के वर्ण का विचार करने के लिए वैसे तो वर्ण में हमको एक गुण मिलता है, पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि वर का वर्ण श्रेष्ठ होना चाहिए और कन्या का वर्ण न्यून होना चाहिए। वर के वर्ण से कन्या का वर्ण श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए। माना कि विप्र वर्ण का बालक है तो आप विप्र वर्ण की कन्या से विवाह कर सकते हैं, क्षत्रिय वर्ण की कन्या से विवाह कर सकते हैं और वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण की कन्या से विवाह कर सकते हैं। लेकिन यदि शूद्र वर्ण का बालक है और ब्राह्मण वर्ण की कन्या है तो इस पर आपको ये गुण नहीं मिलेंगे। ये वर्ण विचार है। इसी तरह से वश्य विचार है। वश्य के हमको 2 गुण मिलते हैं, चतुष्पद, मानव, वनचर, जलचर और कीट। तो मेघ, वृष, धनु का उत्तरार्ध ये चतुष्पद है, मिथुन, कन्या और तुला और कुंभ, धनु का उत्तरार्ध ये आपके मानव हैं। और वनचर में सिंह आती है, केवल वनचर में सिंह वर्ण आता, वश्य आता है। और जलचर में कर्क, मीन, मकर का उत्तरार्ध, उत्तरार्ध माने 16 से 30 अंश तक। तो इस तरह से कीट में केवल वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक को छोड़कर सभी राशियों में कीट का दोष नहीं होता। इसलिए वश्य को जानने के लिए चक्र के अनुसार वर कन्या के राशि में शत्रुता न होने पर आप वश्य को ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद है तारा। तारा का विचार बहुत आवश्यक है और बहुत श्रेष्ठ है। ये पंचांग में भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से तारा देख लिया तो जीवन में सुख शांति का अभाव बिल्कुल नहीं रहेगा। वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक अगर गिनने से जो 9वां नक्षत्र होता है, अथवा कन्या के नक्षत्र से वर के अंक नक्षत्र तक जो संख्या आती है, उसमें यदि 11 संख्या आई, 9 का भाग दे दीजिए। 9 का भाग देने से जो शेष बचे वही आपकी तारा है। अब वो कैसे तारा है, उसमें आपको देखना है कि जो तारा है उसमें जो अंक आने हैं उनको हम कैसे देखते हैं। पहली तारा यदि 1 शेष बचता है भाग देने में तो वो जन्म तारा है, दूसरी संपत है, तीसरी विपत है, चौथी क्षेम है, 5वीं प्रत्यरि है, इसके बाद फिर आपकी साधक है, और फिर बध है, फिर मैत्र है, फिर अधिमित्र है। तीसरी, 5वीं, 7वीं तारा अशुभ है। इसलिए इसमें जो गुण 0 मिले तो वह तारा आपको ग्रहण नहीं करनी है। इसलिए इसको ध्यान दीजिए। तारा का विचार हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ और बहुत आवश्यक है। इसके बाद इस तारा के जो 3 गुण मिले, इस तारा का विचार हम अपने विंशोत्तरी महादशा में भी करते हैं। आने वाली महादशाएं
इसी तारा की गणना के अनुसार से हमारे जीवन में सुख दुख देती हैं। नक्षत्र ग्रह कितने अच्छे कुंडली में हों, लेकिन जब विपद तारा आएगी तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हमारे कुंडली में तो यह ग्रह उच्च का है, लेकिन ये अच्छे फल नहीं दे रहा है, वो अच्छे फल नहीं देगा। जब विपद तारा में कोई ग्रह आता है तो वह विकल हो जाता है। विंशोत्तरी महादशा के अनुसार यदि तारा का मिलाप आप करते हैं तो जब विपद तारा आएगी तो फिर आपको उस उच्च के ग्रह के भी शुभ फल न मिलेंगे। लेकिन यदि कोई नीच का ग्रह संपत्ति तारा आती है तो निश्चित रूप से आपको उसमें सुख संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। तीसरे नंबर पर योनि का विचार करते हैं। योनि के विचार में कहते हैं शूद्र वर्ण को ही हम उसमें ध्यान देते हैं कि शूद्र वर्ण को ही देखना चाहिए योनि का विचार, क्योंकि नाड़ी दोषस्य विप्राणाम वर्ण दोषस्य क्षत्रिय अगण दोषस्य वैश्याणाम और योनि दोषस्य पादजान। इस श्लोक का प्राय अर्थ आपने ये देखा होगा, लोग इसको ये समझ लेते हैं कि नाड़ी दोषस्य विप्राणाम, ब्राह्मणों को ही नाड़ी देखना है। ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों ने इसमें किसी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को शामिल नहीं किया है। ये तो जो वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है और शूद्र वर्ण है, ये नक्षत्रों के अनुसार जो वर्ण हैं उन पर हमको विचार करना है। जाति वर्ण के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हम यह गलत कर रहे हैं। शास्त्र में इस बात का आदेश नहीं दिया गया है कि नाड़ी केवल ब्राह्मणों को देखनी है। नाड़ी दोषस्य विप्राणाम, यदि ब्राह्मण वर्ण का लड़का या लड़की है उस पर नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, उस पर नाड़ी लगेगी। और यदि आपने नहीं ध्यान दिया और ब्राह्मण वर्ण के बालक या बालिका का विवाह नाड़ी दोष में आपने कर लिया तो निश्चित रूप से उसके संतान में बाधा आएगी, विवाह तो हो जाएगा। प्रायः हम यही गलती करते हैं, बहुत समय तक अच्छे अच्छे रिश्ते देखते रहते हैं और कभी कोई रिश्ता ऐसा मिल गया जो हमको पसंद आ गया। हम सॉफ्टवेयर में गए, देखा कि इसमें 27 गुण बन रहे हैं, इसमें 22 गुण बन रहे हैं, हमने नाड़ी का ध्यान नहीं दिया और दोष लग गया, निश्चित रूप से उसमें संतान में बाधा आ जाएगी। आज हम आपको ऐसे ही 5 प्रयोग आगे देंगे जिस पर आप अपने घर में बैठ करके भी ये निर्णय कर सकेंगे कि यह शादी हमको करनी है या नहीं करनी है। अगर अच्छे पुरोहित, अच्छे ज्योतिषी नहीं मिल पाते हैं सब जगह उपलब्ध, तो आप स्वयं निर्णय करके बालक और बालिका की कुंडली देख करके स्वयं जान जाएं। ऐसी विधा हम आपको देने जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं योनि विचार के विषय में। तो योनि विचार में क्या है कि जब हम योनि का विचार करते हैं तो उसमें जो योनियां हैं उसमें सिंह, हाथी, महिष, घोड़ा, मार्जार, मूषक और इसके बाद मृग और इसके बाद मृग के बाद जो बानर, मेख, गौ, व्याघ्र, न्योला, सर्प, इनमें स्वाभाविक आपस में जिनका बैर है उस चक्र के अनुसार यदि हम बैर को हटा करके यह विवाह करते हैं, व्यवहार में, विवाह में इसके अतिरिक्त यह देखना पड़ता है कि योनियों का बैर आपस में नहीं होना चाहिए। ये चक्र में आपको मिल जाएगा। इसके बाद ग्रह मैत्री देखना आवश्यक है। क्या देखना ग्रह मैत्री में? कहते हैं कि हीन वर्णो यदा राशि राशिसो वर्ण उत्तम तदा राशि सरो ग्राही तद राशि नैव चिंतयेत। यदि वर्ण भी कमज़ोर हो, वश्य भी कमज़ोर हो और गणमैत्री भी न बन रही हो, लेकिन हीन वर्णों यदा राशि राशिसो वर्ण उत्तम है, यदि दोनों राशिसों की आपस में प्रीति हो तो पीछे के जो भी दोष हमने बताए हैं वो आपको नहीं लगेंगे। जैसे कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह हैं। इन 7 ग्रहों को क्रमशः राशियों में स्वामित्व दिया गया है। जैसे मेष का स्वामी मंगल है, वृष के स्वामी शुक्र हैं, मिथुन के स्वामी बुध हैं और कर्क के स्वामी चंद्रमा हैं, सिंह के स्वामी सूर्य हैं, कन्या के स्वामी बुध हैं,
तुला के स्वामी शुक्र हैं, वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं, धनु के स्वामी गुरु हैं और मकर के स्वामी शनि हैं, कुंभ के भी स्वामी शनि हैं और मीन के स्वामी गुरु हैं। अर्थात सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि का स्वामित्व दिया गया है। अन्य ग्रहों को जो 5 ग्रह बचे उनके पास 2-2 राशियां हैं। बुध के पास मिथुन और कन्या, गुरु के पास धनु और मीन, मंगल के पास मेष और वृश्चिक, बुध के पास मिथुन और कन्या, इस तरह से शुक्र के पास वृष और तुला। ये 2-2 राशियों का स्वामित्व इनको दिया गया है। तो इन राशियों के स्वामियों में यदि परस्पर मित्रता हो तो आपका ये ग्रह मैत्री दोष कट जाता है। तो ग्रह मैत्री चक्र से जो ग्रह मैत्री से गुण मिलते हैं वो 5 मिलते हैं। इस तरह से आप अपने ये ग्रह मैत्री चक्र में ग्रहों की मित्रता देख करके यदि निर्णय लेते हैं तो उस दंपति के जीवन में निश्चित रूप से सुख शांति अवश्य रहेगी। इसके पश्चात अब हम यह देखते हैं कि गण दोष का भी विचार बहुत आवश्यक है, क्योंकि गण 3 प्रकार से होते हैं, देवता, मनुष्य और राक्षस। राक्षस और राक्षस में, देवता और देवता में और मनुष्य में विवाह श्रेष्ठ बनता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि लड़की देवगण की है और लड़का मनुष्य गण का है तो भी हम यदि ग्रह मैत्री बनती है तो हम ये विवाह कर सकते हैं। पर यदि राक्षस गण के लड़के से मनुष्य गण की लड़की का विवाह करना पड़े या मनुष्य या राक्षस गण के लड़के से मनुष्य गण की लड़की का विवाह करना पड़े तो इसमें निश्चित रूप से कलह होती है। यह विवाह बहुत बाधक होता है और इसमें निश्चित रूप से वाद विवाद की स्थिति आती है। इसलिए ऐसा निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। कहा तो ये गया है ज्योतिष शास्त्र में, यदि मनुष्य गण और राक्षस गण में विवाह कर दिया जाए तो यह बहुत समय तक विवाह नहीं चलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके पश्चात यदि देवता राक्षस हो जाए तो देवता राक्षस स्थिति में जीवन तो चलता है पर ग्रह कलह बहुत होता है। इस तरह से आप इस गण मैत्री को देख सकते हैं। गण मैत्री का भी इसमें बड़ा महत्व दिया गया है। अब इसके बाद विचार है भूकूट का। भूकूट में क्या है कि भूकूट में द्वादश, यदि 12वीं राशि लड़की और लड़के की आपस में पड़े, राशि से हो और या नक्षत्र से हो, तो ये दोष इसमें लगता है। इस दोष के देखने के लिए थोड़ा सूक्ष्म, बहुत एकाग्रता से आप सुनेंगे तो इसको समझ जाएंगे कि द्वादश योग, खड़ाष्टक योग 6वां 8वां अथवा 5म 9म योग। द्वादश योग में दूर दूर रहना पड़ता है, पति पत्नी में एक साथ रहने में दिक्कत होती है। खड़ाष्टक में रोग और झगड़ा परेशान करते हैं। और यदि 5म 9म का दोष हो जाए तो 5म 9म के दोष में संतान में बाधा आती है। इसके अलावा जो 3, 11 और 7 दो के हैं, इनमें और कोई दोष नहीं है। एक ही राशि के दोनों हों, बालक और बालिका, एक ही राशि हो या एक ही नक्षत्र हो, तो द्वादश दोष, खड़ाष्टक दोष और 5म 9म दोष आपको नहीं लगेगा। नक्षत्र भिन्न भिन्न हो और राशि एक हो या राशि एक हो, नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, तो भी इन परिस्थितियों में ये दोष नहीं लगता है। नाड़ी, गणमैत्री आदि का दोष होने पर भी यदि आपस में नक्षत्र, एक ही राशि में नक्षत्र का चरण भेद है तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। वर के नक्षत्र के पहले कन्या का नक्षत्र होने पर और कन्या के नक्षत्र के पहले वर का नक्षत्र होने पर यह इसको नुदूर दोष कहते हैं। नुदूर दोष भी तब कट जाता है जब एक ही नक्षत्र में, कहा गया कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते। यदि दोनों का शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है, चरण भेद है, राशि एक है, तो विवाह में आने वाले सारे दोष
खत्म हो गए, न नाड़ी का दोष लगेगा, न गण का, न वर्ण का, न वश्य का, न गृहमैत्री का, और यहाँ तक कि इस विवाह से उत्तम कोई विवाह हो ही नहीं सकता है। अब ये नाड़ी विचार के साथ साथ में हम नक्षत्रों पर भी आपको एक ये चर्चा कर देते हैं कि विवाह में किन किन नक्षत्रों को हमको ग्रहण करना है। वैसे हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको गौर से सुनेंगे, अपने पास कहीं लिख लेंगे। मूल, रेवती, हस्त, मघा और तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, स्वाति, अनुराधा, इनमें भी यदि ये विवाह के सब ये नक्षत्र कहे गए हैं, इनमें विवाह करने में शुभ होता है। पर ध्यान ये देना है कि इनमें भेद ना हो। नक्षत्र का आपस में किसी, जैसे सूर्योदय के समय दूसरा नक्षत्र है और कोई ग्रह पाप ग्रह उस नक्षत्र में भेद कर रहा है, तो फिर भेद होने की दृष्टि में इन नक्षत्रों को भी हम छोड़ सकते हैं। दूसरा, पारस्कर सूत्र के ग्रहानुसार अश्वनी, चित्रा, धनिष्ठा और श्रवण, इन नक्षत्रों में भी कहीं कहीं विवाह करने की चर्चा आई है, यदि वेद से रहित हों तो। ऐसी परिस्थिति में हम जो है ये ध्यान देंगे कि हमको किस तरह से इस विवाह को संपन्न करना है। अब देखना क्या है, जो मुख्य चीज़ें आपको हम बताने वाले थे। माना कि आप अपने कन्या या अपने जो है लड़के की शादी के विषय में बहुत दिन से सोच रहे हैं, बहुत से रिश्ते आए, लेकिन वो रिश्ता संपन्न नहीं हो पाया। अब कोई एक अच्छा रिश्ता आपको लगा कि लड़की भी सुंदर है और ये जोड़ी अच्छी है और इसमें हमारा मन बैठ गया, तो हम कैसे निश्चित करें कि पंडित जी मिल नहीं रहे हैं या उपलब्ध नहीं हैं? सामने वाले को हमको तुरंत जवाब देना है कि भैया हम करेंगे कि ना करेंगे। तो आप 5 चीज़ें आप सुन लीजिए, इनको आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें आचार्य जी की आवश्यकता नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से यदि आपका घरेलू स्वतः निर्णय लेना है तो सबसे पहले ये देखिए कि वर कन्या दोनों की कुंडली रख लीजिए। यदि कुंडली आपके सामने है तो आप उसको खोल के रख लीजिए। यदि कुंडली नहीं है तो किसी भी सॉफ्टवेयर में, गूगल में जाके आप उसकी कुंडली बना लीजिए। यदि दोनों की बना लेते हैं, अब आप देखिए कि लड़के की लग्न में कौन सा अंक लिखा है और लड़की की कुंडली में कौन सा अंक लिखा है। यदि दोनों की सम राशि है 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम राशियों में यदि लड़के की लग्न है कुंडली में और सम राशियों में लड़की की भी है, तो ये विवाह आपका बहुत उत्तम है। इस विवाह में कोई बाधा नहीं है। आप केवल गुण देख लीजिए। आजकल गुण देखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो ही आप दोनों के नक्षत्र और राशि डालेंगे, तारीख डालेंगे, तो गुण आ जाएंगे आपके सामने। और ये भी आप खुद देख सकते हैं कि जन्म चक्र में, जन्म लग्न में सम राशि लड़की लड़का दोनों में है या विषम विषम राशि दोनों में है, तो ये विवाह करने योग्य है। गुण भर देखना है कि गुण बन जाए, पहला। अब दूसरा देख लीजिए, मान लीजिए सम नहीं है तो दोनों की विषम विषम हो, विषम विषम हो जाएगी। अगर ये भी नहीं मिला तो आपको एक दूसरा सूत्र देते हैं, राशि देख लीजिए, क्योंकि विवाह में राशि नाम की प्रधानता है। अब उसको कैसे देखना है? यदि लड़के की मेष राशि है 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम राशियां हैं, वर की विषम राशि है और कन्या की भी विषम राशि है, तो यह विवाह आपका करने योग्य है। आंख मूंद करके विवाह कर सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी आपके साथ आने वाली नहीं है। विषम राशियों में भी दोनों की विषम विषम होनी चाहिए। एक की सम हो, एक की विषम हो, ऐसा संभव नहीं है। ये दूसरा सूत्र है, तो इसको आप स्वयं देख सकते हैं। जो ही जन्म कुंडली देखेंगे, चंद्रमा जिस अंक में लिखा है वही राशि होती है। जन्म चक्र में जब आप देखेंगे कि चंद्रमा यदि 5 नंबर में लड़की के लिखा है, तो लड़के के भी देख लीजिए कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 में कहीं भी लिखा हो, तो दोनों की विषम विषम हो। यदि सम हो तो सम सम हो और विषम हो तो विषम विषम हो। ये
ये दूसरा प्रयोग है, इसको भी आप स्वतः देख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तीसरा ये है कि जैसे आप डरते हैं कि कहीं आचार्य जी को दिखवा लें, कहीं मांगलिक ना हो। मंगल आदि का दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, इसका केवल भय आपके मन में घुस गया है। यदि अच्छी लग्न में कन्यादान अच्छे बनता के हिसाब से कर दिया जाए, गुण बनते हों, और ये जो हमने दो मैत्रियाँ बताई, लग्न मैत्री और राशि मैत्री, दोनों बनती हों, तो निश्चित रूप से पाप ग्रह होने पर भी, क्योंकि आजकल मंगल का बहुत बड़ा भय है, और मंगल के विषय में भी आप देखना चाहें तो एक श्लोक आपको देते हैं, लग्ने व्यये च पाताले या मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। लग्न में चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हो, चाहे वर की कुंडली में हो चाहे कन्या की, तो इनको मांगलिक कहते हैं। पर बहुत से योग ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं जान पाएंगे, उस मंगल के दोष को काटते हैं। आपको ये देखना है कि वर कन्या की सम में सम और विषम में विषम राशियां हैं, गुण बन गए हैं। अब इसके बाद प्रायः भय है गण मैत्री और नाड़ी का बड़ा दोष है। नाड़ी के परिहार तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यदि नाड़ी दोष में आपने विवाह कर लिया तो निश्चित रूप से होने वाली संतान में बहुत बाधा आएगी। आजकल आप देखते हैं कि पहले प्रायः अपने आप गांव में घर में प्रसव हो जाते थे। आज अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जच्चा और बच्चा को बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि हमने आधुनिकता के चक्कर में विवाह में लग्न का महत्व छोड़ दिया। अब संतान के कारक गुरु हैं, मंगल कार्य के कारक गुरु हैं। आचार्य जी ने तो अच्छी लग्न विचारी, समय भी बता दिया, पर हमने उस समय को नहीं पकड़ा। आप कितनी भी अच्छी कुंडली ले आइए, बहुत अच्छा विचारांश करवा लीजिए, 32 गुण बन जाएं, और लग्न में विवाह न करें तो निश्चित रूप से सारे दोष उसमें आ जाएंगे। यदि आप अच्छी लग्न में विवाह कर लेते हैं, एक बार गुण कम है, मैत्री कम है और अन्य दोष भी हैं, तो वो लग्न में, शुभ लग्न में विवाह करने से विवाह जनित सारे दोषों का शमन हो जाता है। तो ये चौथा सूत्र है जिसको आप स्वयं ध्यान दे करके अपने कन्या या अपने वर के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आज हमने आपको इसमें बहुत सरल विधि से बताने का प्रयास किया है। शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी आया तो आप और भी इस पर अपने कमेंट दे करके आप इसके विषय में और पूछ सकते हैं। वैसे आज से हमने विवाह का ये विचार का क्रम पूरा कर दिया। आगे आपको जन्म कुंडली में वर और वधू के दोषों के विषय में, संतान दोष, मार्केश और अन्य ग्रह गोचर के दोषों के विषय में आपको बताएंगे। आगे आपको विवाह कैसे करना है, विवाह के लिए क्या आवश्यक है, लग्न कौन कौन सी शुभ है, इस विषय पर अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।